आज 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में प्रथम जो अध्याय है यह 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। चलिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए और उनकी सत्ता की बागडोर ईरानी तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मूल के अमीर सैयद बंधुओं के पास आ गई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। इन स्वतंत्र राज्यों के विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले देखेंगे हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य यानी कि आसफ जाही वंश की स्थापना निजाम उल मुल्क यानी चिनकलिज खां था। यानी कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क या चिनकलिज खां था। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मुहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था। वर्ष 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की तथा 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किया। तो हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना निजाम उल मुल्क ने 1724 में किया, जिन्हें चिनकलिज खां के नाम से भी जानते हैं। और निजाम उल मुल्क जो था वह तुरानी गुट का था और सैयद बंधु के पतन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मुहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था और 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की और अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करके हैदराबाद में अपना एक वंश बनाया। निजाम उल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया। निजाम उल मुल्क केंद्रीय सरकार से अपनी सत्ता की स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा नहीं की। इसका मतलब यह मुगल के अधीन ही रह करके काम किया, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में यह कार्य करता था। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया। निजाम उल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया तथा राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। दक्कन में जागीरदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो निजाम उल मुल्क। 1724 में सक्कुर खेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया। तत्पश्चात मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया। तो सक्कुर खेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने किसे हराया? तो मुबारिज खां को हराया 1724 में। इसके बाद मुगल बादशाह ने इन्हें निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया और एक उपाधि दिया जिसका नाम था आसफ जाही। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बन गया। जब निजाम उल मुल्क की 1748 में मृत्यु हुई तो हैदराबाद में आंतरिक संघर्ष हुआ और कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यह एक युद्ध होना प्रारंभ होगा। अब कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था।
कर्नाटक के नवाब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था। कर्नाटक के नायब सूबेदार को कर्नाटक का नवाब कहा जाता था। दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र होकर सआदत खान ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाया था। अर्काट, सआदत खान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? अर्काट को। सआदत खान के बाद उत्तराधिकारी के संघर्षों को लेकर कर्नाटक की स्थिति बिगड़ गई। फलस्वरूप कर्नाटक के उत्तराधिकारी का प्रश्न और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य राजनीतिक हस्तक्षेप का कारण बना। अंततः कर्नाटक के नवाब मुहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर उनको राजगद्दी से अधिकार छीन लिया। यानी कर्नाटक के नवाब था एक मुहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश गवर्नर था उस समय कौन? तो लॉर्ड ब्लेजली ने षड्यंत्रात्मक पत्राचार का आरोप लगाकर गद्दी का अधिकार छीन लिया। अब देखेंगे बंगाल। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय मुर्शीद कुली खां को दिया जाता है। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। 1700 ईस्वी में मुगल जो सम्राट था उस समय औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीमू शान था। बंगाल का सूबेदार कौन था? अजीमू शान। उस समय जब औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था तो इस समय बंगाल का सूबेदार जो था वह अजीमू शान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शीद कुली खां के पास थी। मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने मुर्शीद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिससे आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। यानी बंगाल का वास्तविक शक्ति मुर्शीद कुली खां के पास थी। मुगल सम्राट एक था फर्रुखसियार। इन्होंने मुर्शीद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिससे आगे चलकर मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। मुर्शीद कुली खां के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुआ था। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम अहमद ने किया। मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में केवल 3 विद्रोह हुआ था। पहला विद्रोह सीताराम, उदय नारायण और गुलाम अहमद ने किया। दूसरा जो विद्रोह था वह सुजात खां ने किया था, सुजात खां। और तीसरा विद्रोह जो किया था वह नजात खां। सुजात खां दूसरा, तीसरा विद्रोह नजात खां। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को बनाया। मुर्शीद कुली खां ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंधन किया। उसने अपने भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि यानी कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि में तब्दील कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि मुर्शीद कुली खां ने भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि में बदल दिया। और खालसा भूमि का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। में तब्दील कर दिया तथा
ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? यह ठेके पर भूमि था, यानी कि ठेके पर दे दिया गया, इसे इजारेदारी व्यवस्था कहा गया। मुर्शीद कुली खां ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु एक तकावी ऋण प्रदान किया। मुर्शीद कुली खां ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण का भी प्रयोग किया। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 से 1739 बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खां 1739 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। गद्दी पर बैठा, यानी मुर्शीद कुली खां की मृत्यु कब हुआ? तो 1727 में, और इसके बाद में सरफराज खां, शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा, और शुजाउद्दीन के बाद में गद्दी पर बैठा सरफराज खां 1739 में। 1740 में बिहार के नायब सूबेदार अलवर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया, यानी कुछ स्रोतों में गिरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर दिया। इसके तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए का नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त कर लिया। यानी कि सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच में एक युद्ध होगा, जिसे हम 1740 ईस्वी में गिरिया या घेरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें अलवर्दी खां ने सरफराज खां को हराया और बंगाल के नवाब का पद अपना लिया, और इसे तत्कालिक मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये का नजराना अपने पद की स्वीकृति प्रदान किया। मराठों के हमलों से दबाव में आकर अलवर्दी खां ने रघु जी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धन राशि देकर मराठों से संधि कर लिया। यानी कि अलवर्दी खां जो था वो क्या किया कि मराठों के हमले से, यानी कि मराठा हमला न कर दे बंगाल पर, इसीलिए इन्होंने रघु जी से 1751 में उड़ीसा प्रांत का एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि कर लिया। यानी कि अलवर्दी खां 1751 ईस्वी में रघु जी से संधि किया, जिसमें उड़ीसा के एक बड़ा प्रांत और वार्षिक चौथ के रूप में धनराशि देने का वादा किया। अलवर्दी खां ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर के किले की अनुमति नहीं दी थी। यानी कि जो अलवर्दी खां अंग्रेज और फ्रांसीसियों को, अंग्रेज को कलकत्ता का और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर के किले की अनुमति नहीं दी। अंग्रेज को कलकत्ता और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर को किलेबंदी की अनुमति किसने नहीं दिया? तो अलवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी। कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट करके मार डालेगी। यह अलवर्दी खां ने यूरोपियों के लिए बोला था। 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दोहित्र, यानी पुत्री का पुत्र 1756 में अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद उसका दोहित्र, यानी कि पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना 1756 में। सिराजुद्दौला के मौसी घसीटी बेगम व पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे। जो था सिराजुद्दौला के विरोधी कौन था? तो सिराजुद्दौला के मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला के प्रबल विरोधी थे। लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना नायक मीर जाफर था।
इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया था। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना हुई, जिसका उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। हॉलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज ही जिंदा बच गए थे। सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिसमें उसकी पराजय हुई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु कठपुतली नवाब मीर जाफर बनाए जाने से उन्हें मनचाहा अधिकार मिल गया। मीर जाफर को इतिहासकारों ने कलायू के गीदड़ की पदवी दी है। मीर जाफर को इतिहासकारों ने कलायू की यानी कि रॉबर्ट कलायू के गीदड़ की पदवी दी है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण किया था। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था कौन? मीर कासिम। मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। कौन? तो मीर कासिम। मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना हेक्टर मुनरो से सामना हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। यानी कि उस समय बंगाल के जो नवाब था कौन था? उस समय मीर जाफर था और यह लड़ाई कौन लड़ रहा था? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। उसके बाद में इलाहाबाद के संधि 1765 के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। अब बंगाल के नवाब का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, उसके बाद में शुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज के बाद अलवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, अब फिर आएगा मीर जाफर दूसरी बार। उसके बाद आएगा नजमुद्दौला, उसके बाद में सैफुद्दौला। तो बंगाल के नवाब में सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, नजमुद्दौला, असफुद्दौला। अब आ गया अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक सआदत खां यानी कि बुरहान उल मुल्क को माना जाता है। उसे 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया गया था। कालांतर में उसने स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया। 1722 ईस्वी में इन्हें अवध का सूबेदार बनाया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने स्वतंत्र राज्य करना आरंभ कर दिया। सआदत खान ने 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। रेवेन्यू सेटलमेंट किसने लागू किया? सआदत खां। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया था। यानी कि सआदत खां जो था 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट किसने लागू किया? तो सआदत खां लागू किया, जहां कहा जाता है कि उचित भूमि कर लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्म से बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया। मुगल सम्राट मुहम्मद शाह से सआदत खां ने
7,000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किया था। यानी कि सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह ने। और इन्हें 7,000 का मनसब भी मोहम्मद शाह ने दिया था। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए सआदत खां को दिल्ली बुलाया था। 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से लड़ने के लिए किसको बुलाया? तो सआदत खां यानी कि दिल्ली बुलाया था। अवध के नवाब था ये। 1739 में सआदत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा 1739 में सआदत खां की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसका भतीजा तथा दामाद सफदर जंग यानी कि अबुल मंसूर खां। सफदर जंग कौन था? तो यह सआदत खां के भतीजा और दामाद था सफदर जंग, जिसे अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना। निजाम सफदर जंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। लखनवी तहजीब किसके समय में? सफदर जंग के समय में अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। लखनवी तहजीब किसके समय में? तो सफदर जंग के समय में लखनवी तहजीब। सफदर जंग 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया। इसी कारण सफदर जंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। सफदर जंग को 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने वजीर का पद दिया। इसी कारण से सफदर जंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया। यानी कि इलाहाबाद का प्रांत किसे मिला? तो सफदर जंग को। इन्हें नवाब वजीर के नाम से जानते हैं। 1754 में अवध में सफदर जंग की मृत्यु हो गई। 1754 में सफदर जंग की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र शुजाउदौला शासक बना, जिसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के असली नाम था अली गौहर को शरण दिया था। 1754 में अवध में सफदर जंग की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसका पुत्र शुजाउदौला शासक बना, अवध का नवाब शुजाउदौला, जिसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय यानी कि अली गौहर को शरण दिया था। यानी कि अवध का पहला शासक सआदत खां और सआदत खां के बाद में बैठा सफदर जंग और सफदर जंग के बाद में बैठा शुजाउदौला, जिन्होंने शाह आलम द्वितीय को यानी कि अली गौहर को शरण दिया था। 1761 में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउदौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अवध के नवाब शुजाउदौला जो था पानीपत के तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया था। जो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, इसमें शुजाउदौला ने अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध 1764 में शुजाउदौला ने बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के साथ किया। यानी कि बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हेक्टर मुनरो, अवध के नवाब शुजाउदौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर के। शुजाउदौला की मृत्यु के बाद अवध का अगला नवाब आसफुद्दौला बना। शुजाउदौला की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बने? तो आसफुद्दौला बनेगा। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर ली और लखनऊ में इसने एक बड़ा इमाम बाड़ा बनाया, आसफुद्दौला। अवध के नवाब कौन था? आसफुद्दौला, जिन्होंने अपनी राजधानी को फैजाबाद से बदलकर लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया और लखनऊ में इन्होंने एक बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया।
अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट यानी कि सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो अवध को किस रिपोर्ट के आधार पर? तो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन यानी कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में क्या कर लिया? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है मैसूर। तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और इसकी कमजोर स्थितियों का फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ उनमें मैसूर एक प्रमुख राज्य था। इस समय मैसूर पर वाडयार वंश का शासन था। इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। शासन की वास्तविक बागडोर दो मंत्री नंदराज और देवराज के हाथों में थी। इस समय मैसूर पर मराठों तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। यानी कि मैसूर पर मराठा और निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। मराठे लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उसे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहते थे, जबकि निजाम मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। ठीक है, जो निजाम था यह क्या करता था? मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में 1722 में हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिला में हुआ था। मैसूर कर्नाटक के कोलार में हुआ था। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया तथा अपनी योग्यता के दम पर वह सेनापति के पद तक पहुंच गया। कौन? हैदर अली। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना किया। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना किया। 1761 में हैदर अली ने नंदराज को हटाकर यहाँ की सत्ता हथिया ली। तत्पश्चात बिदनूर के राजा की मृत्यु पर हैदर अली ने वहाँ कब्जा कर उपशासक नियुक्त किया। सत्ता के आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ता रहा। यानी कि 1761 से ही हैदर अली जो था, जब बिदनूर के राजा की मृत्यु हो गया तो हैदर अली ने वहाँ पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर एक उपशासक नियुक्त किया। और सत्ता के आरंभ से ही इनके साथ में मराठा सरदार, निजाम और अंग्रेज तीनों लड़ते रहते थे। मराठा, निजाम, अंग्रेज। हैदर अली एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। उसने अपने कार्यकाल के दौरान सेना का पुनर्गठन किया, जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगाई और तोपखानों आदि का निर्माण करवाया। सबसे पहले सेना का पुनर्गठन कराया, जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगा दिया और तोपखानों आदि का निर्माण किया। कालीकट पर विजय प्राप्त कर समूचे मालाबार तट पर पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि पर कर लगाया, जहां नायरों से उसका संघर्ष हुआ। कहे कि कालीकट पर
विजय प्राप्त कर समूचे मालाबार तट पर पहली बार हैदर अली ने अत्यधिक भूमि कर लगाया, जहां वहां पर कालीकट में नायर जनजाति था एक, उससे संघर्ष हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर टीपू सुल्तान बैठा, जो राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर के समकक्ष ही ठहरता था। केरल 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे: कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे। पहला था कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। त्रावणकोर राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसने डचों को हराकर मार्तंड वर्मा ने डचों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया। यानी कि डचों को किसने हराया, जिन्हें केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई? तो त्रावणकोर के राजा, जिनका नाम था मार्तंड वर्मा ने यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना का संगठन किया तथा उन्हें आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया और इन सैनिकों का प्रयोग अपने राज्य विस्तार में भी किया। यानी कि राजा मार्तंड वर्मा जो था, यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना का संगठन किया, उन्हें आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया और इन सैनिकों का प्रयोग अपने राज्य विस्तार में किया गया। मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था हेतु नहरों का निर्माण कराया, साथ ही विदेशी व्यापार को बढ़ाने का भी प्रयास किया। यानी कि मार्तंड वर्मा अपने समय में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर का निर्माण कराया और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयास किया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ। वह प्रसिद्ध विद्वान, कवि, संगीतज्ञ तथा अभिनेता था। कार्तिक तिरुनल राम एक विद्वान, कवि, संगीतज्ञ तथा अभिनेता था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसको यूरोपीय मामलों में गहरी रुचि थी। किसको? कार्तिक तिरुमल राम वर्मा। यह कौन थे? तो यह राजा मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी थे। यह विद्वान थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे, अभिनेता थे। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह भी बोलते थे। उसको यूरोपीय मामलों में गहरी रुचि थी। वह लंदन, कलकत्ता एवं मद्रास से निकलने वाले अखबारों एवं पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। कहाँ से? लंदन, कलकत्ता, मद्रास से आने वाले जो निकलने वाले अखबार था, उन पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफी विकास हुआ। किस क्षेत्र में? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन? केरल के त्रावणकोर। अठारहवीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफी विकास हुआ। इस काल में त्रावणकोर राज्य की एक राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम संस्कृत के विद्वान का एक प्रमुख केंद्र थी। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य काफी विकास हुआ। इस काल में त्रावणकोर राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम संस्कृत के एक विद्वानों का एक प्रमुख केंद्र थी। अब 18वीं शताब्दी
के स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उनके संस्थापक को पढ़ेंगे। हैदराबाद की स्थापना किसने किया? तो निजाम उल मुल्क या चिंकलिज खां। चिंकलिज खां। कर्नाटक की स्थापना किसने की? तो सआदत खां। कर्नाटक के सआदत खां। बंगाल के मुर्शीद कुली खां। अवध के सादत खां यानी कि बुरहान उल मुल्क। अवध के सादत खां या बुरहान उल मुल्क। मैसूर के हैदर अली और केरल के राजा मार्तंड वर्मा। राजा मार्तंड वर्मा त्रावणकोर। उसके बाद जाट के बारे में पढ़ेंगे। जाट जाट खेतिहरों की एक जाति है जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में रहते थे। जाट कौन थे? तो जाट खेतिहरों की एक जाति है जो दिल्ली, आगरा और मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में रहते हैं। दिल्ली, आगरा और मथुरा। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन या चूड़ामन एवं बदन सिंह द्वारा किया गया था। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन या चूड़ामन और बदन सिंह के द्वारा किया गया था। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून सूरजमल को जाटों का अफलातून यानी कि प्लेटो कहा जाता है। 1763 में सूरजमल की मृत्यु के बाद जाट राज्य का पतन हो गया। तो सूरजमल की मृत्यु कब हुआ? तो 1763 में। अब पढ़ेंगे रुहेलखंड। रुहेलखंड रुहेलखंड की स्थापना अली मुहम्मद खां द्वारा की गई थी। रुहेलखंड की स्थापना अली मुहम्मद खां के द्वारा की गई थी। इसकी पहली राजधानी आंवला या बरेली थी तथा बाद में रामपुर इसकी राजधानी हो गई। यानी कि रुहेलखंड की स्थापना अली मुहम्मद खां ने की थी। इनकी राजधानी आंवला या बरेली थी जो बाद में रामपुर हो गई। यह इलाका हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ी तक फैला हुआ अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। जो रुहेलखंड है यह हिमालय के तराई में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ी तक फैला हुआ है। हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ी तक फैला हुआ है। कौन? रुहेलखंड। इसके संस्थापक हैं अली मुहम्मद खां। अगला है यह इलाका हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ियों तक फैला हुआ अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। रुहेलों का अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता था। रुहेलों को किससे होता था? रुहेलखंड के व्यक्तियों को यानी कि राजाओं को अवध, दिल्ली और जाट से लगातार संघर्ष होता रहा। रुहेलों के नेता हाफिज रहमत खां ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की और बदले में 40 लाख रुपए देने की बात कही। कौन? तो रुहेला के नेता कौन था? हाफिज रहमत खां। रुहेलों के नेता कौन था? हाफिज रहमत खां बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की और बदले में 40 लाख रुपए देने की बात कही गई। 1773 में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया। 1773 में रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उन्हें भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेलों से धनराशि मांगी गई। रुहेल नेता हाफिज रहमत खां द्वारा धनराशि न देने पर अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर
रुहेलों पर आक्रमण कर दिया। रुहेल नेता कौन था? हाफिज रहमत खां द्वारा धनराशि न देने पर अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेलों पर आक्रमण कर दिया। मीरापुर कटरा के युद्ध 1774 में हाफिज रहमत खां लड़ते हुए मारा गया। मीरापुर कटरा के युद्ध में 1774 मीरापुर कटरा के युद्ध 1774 में हाफिज रहमत खां लड़ते हुए मारा गया। अंततः रुहेलों का निर्वासित कर रामपुर का इलाका छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दे दिया गया। क्या होगा? तो रुहेला को निर्वासित किया गया और रामपुर का इलाका छोड़कर शेष समस्त क्षेत्र अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दे दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाफिज रहमत खां के मरने के बाद उसके पुत्र फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बनाया गया। फैजुल्ला खां को कहाँ का शासक? रामपुर का शासक बनाया गया। नेक्स्ट है पंजाब। मुगल प्रांत में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी। मुगल काल में समृद्ध और उपजाऊ पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। अब देखेंगे सिख गुरु, 10 गो सिख गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? या सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान किसने दिया? तो गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि किसने लिखा? तो गुरुमुखी लिखा गुरु अंगद देव ने। गुरु अमरदास लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया, माझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया। लंगर प्रथा को अस्थायी किसने बनाया? तो गुरु अमरदास। लंगर प्रथा को अस्थायी किसने बनाया? तो अमरदास। माझी प्रथा किसने शुरू किया? तो अमरदास। और सती प्रथा का विरोध किया अमरदास। अमरदास के बाद में चौथा गुरु रामदास। समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध बनाए और अमृतसर शहर को भी बसाया रामदास ने। समकालीन अकबर के साथ मैत्री संबंध बनाए और अमृतसर शहर बनाया कौन? गुरु रामदास। गुरु रामदास के बाद में गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ का संकलन तरनतार तथा करतारपुर नामक शहर बसाया। तरनतार और करतारपुर नामक शहर बसाया। जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। जहांगीर यानी कि अर्जुन की हत्या किसके द्वारा की गई? तो गुरु अर्जुन की हत्या किसने किया? तो जहांगीर के द्वारा करवाई गई। करतारपुर और तरनातर की स्थापना किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु हरगोविंद हरराय हरकिशन। हरगोविंद अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना किसने किया? तो गुरु हरगोविंद। अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना सिखों को लड़ाकू कौमा में बदलना कश्मीर में किरतारपुर नामक नगर बसाया। कश्मीर में किरतारपुर नामक नगर बसाया गुरु हरगोविंद। अब दारा सिकोह। हरगोविंद हरराय हरकिशन। हरराय दारा सिकोह से अच्छे संबंध, शांत एवं एकांत जीवन व्यतीत करते थे। हरगोविंद हरराय दारा सिकोह से अच्छे संबंध थे हरराय को और शांति एवं एकत्र जीवन व्यतीत करना चाहते थे। अब गुरु हरकिशन।
चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी हरकिशन की। गुरु तेग बहादुर। आनंदपुर साहिब की स्थापना हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक औरंगजेब द्वारा हत्या कराया गया था। आनंदपुर साहिब की स्थापना हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक और अंग्रेजों द्वारा हत्या इनको तेग बहादुर द्वारा किया गया। तेग बहादुर की हत्या किसने किया? तो औरंगजेब ने। अब गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किया। गुरु गोविंद सिंह। सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किया किसने? तो गुरु गोविंद सिंह। और औरंगजेब से निरंतर संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना, सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत, अंग्रेजों से निरंतर संघर्ष, सिखों के अंतिम गुरु और जफरनामा फारसी में लिखा था। जफरनामा फारसी में इन्होंने ही लिखा था।